हे गाइस, मैं सुगंधा आपको सुनाने जा रही हूँ हमारी क्यूट सी लव स्टोरी ओए जानू, जिसकी ऑथर है मोनिका पट्टीदार। उसका पांचवा भाग, हवालात वाली रात। पिछले भाग में आपने सुना कि आकाश और सुमित दोनों कुछ न कुछ करके हवलदार को मनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो उन्हें घर जाने दे, पर हवलदार उनकी एक भी नहीं सुन रहा था। अब आगे। आकाश और सुमित दोनों इसी कोशिश में थे कि उन्हें फोन मिल जाए और वो दोनों हाथ जोड़कर हवलदार को मनाने की कोशिश करने लगे। लेकिन अब हवलदार उन दोनों की बातों से परेशान होने लगा था। उसने अपना चाय का कप डेस्क पर रखा और डंडा लेकर उन्हें डराने उनके पास आया। थर्माकोल का कप होने की वजह से वो कप अपने अंदर चाय लिए उड़कर जमीन पर गिर गया। ओफो दामोदर, इतना गुस्सा मत कर। देख, तेरे कप ने भी उड़ मार के सुसाइड कर ली। वो लेडी कांस्टेबल हंसते हुए बोली। उस कांस्टेबल को हंसते देख सुमित को लगा शायद ये मदद कर दे। सुमित कांस्टेबल से, मैम आप बहुत सुंदर हो, आप प्लीज हमारी मदद कर दो ना। चुप करके बैठ, अब तो तुझे फोन भी नहीं दूंगी, हवलदार दामोदर ने गुस्से में बोला। आकाश अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। सोच, अगर अचानक से डैड आ गए तो क्या करना होगा? आकाश रुआंसा सा बोल पड़ा। क्या करेंगे भाई, फिर जो करना होगा वो तेरे डैड ही करेंगे, सुमित ने कहते हुए उसकी तरफ देखा। बैठ जा भाई, जब तक पता नहीं चलता चैन की सांस ले, आकाश ने कहा। जैसे ही सुमित बैठने हुआ कि वो जोर से फुदक कर चिल्लाया। अबे क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है जैसे गरम तवे पर बैठा दिया हो? आकाश उसकी खींच से डरते हुए बोला। अरे भाई, गरम तवा नहीं, मेरा पिछवाड़ा गरम है। इन लोगों ने रात को डंडे भी बरसाए जब तू बेहोश था। मैं इनके हाथ जो आ गया था। हाँ तो तू भी बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता ना, आकाश उसे ज्ञान देते हुए बोला। भाई, मैंने कोशिश की थी बेहोश दिखाने की, पर मेरी एक्टिंग में दम नहीं था। इन लोगों को पता चल गया और फिर बहुत ज्यादा मारा, पूरी सुजा दी बॉडी, सुमित अपने पैरों पर बैठते हुए बोला। आकाश को जोर से हंसी आने लगी। साले हंस मत, तेरी वजह से हम इस सिचुएशन में हैं, और पिछवाड़ा भी तेरा गरम होना था, कमबख्तों ने मेरा गरम कर दिया, सुमित अपने पिछवाड़े को सहलाते हुए बोलता है। अरे कोई ना, एक काम कर, ऐसे उल्टा होकर सो जा, नींद भी पूरी हो जाएगी, तब तक कोई ना कोई आ ही जाएगा हमें बाहर निकालने। आकाश उसे तरीके बताता रहा कंफर्टेबल होने के। तू तो रहन दे, सुमित उसके हाथ जोड़कर बोला। उधर हवलदार अपना फोन निकालकर मूवी देखने लगा। कुछ देर में दूसरा हवलदार और लेडी कांस्टेबल भी उसके पास आकर खड़े हो गए। चूंकि हॉरर मूवी चल रही थी, तीनों को इंटरेस्ट आने लगा। वो दोनों भी कुर्सी पर खिस कर बैठ गए। आकाश और सुमित ने उन्हें देखकर अपना सिर पीट लिया। अचानक उसने अचानक उनके लैंड अचानक उनके लैंडलाइन पर फोन आया। वो तीनों हॉरर मूवी देखने की वजह से वैसे ही डरे हुए थे। तीनों एकदम डर के चिल्लाए। उनको देखकर आकाश और सुमित को जोर जोर से हंसी आने लगी। देख साला, लोग पुलिस को डरना चाहिए और ये खुद डरपोक हैं, डरना चाहिए और खुद डरपोक हैं ये लोग, आकाश उससे बोला। ए चुप कर, हवलदार गुस्से में बोला। दूसरा हवलदार ने पसीना साफ करते हुए फोन उठाया। सामने से इंस्पेक्टर का फोन था। सलाम साहब, कहते हुए वो बताने लग कि वो तीनों कैसे अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से निभा रहे थे। फोन रखने के बाद हवलदार ने दूसरे हवलदार से कहा, मैं तो डर ही गया था, एकदम हॉरर सीन में फोन बजा। हाँ यार, टाइम पास करने के चक्कर में हम ही पास हो जाते, दूसरे हवलदार ने सहमति जताते हुए कहा। अब उन्होंने मूवी देखना बंद कर दी थी और अपनी भलाई समझी अपने अपने काम में लग गए। आकाश और सुमित वहां बैठे बैठे बोर हो चुके थे। सुमित लॉकअप में ही मच्छर मारने लगा। देख भाई,
कितने डेंगू चिकनगुनिया पाल रखे इन लोगों ने। वो एक मच्छर पर निशाना साधते हुए बोला। अरे तू चुप करके बैठ जा, आकाश उसे पकड़ के बैठाते हुए बोला। कुछ देर में एक कार पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकी। उसमें से एक महिला उतरी। उसने पिंक कुर्ता और वाइट प्लाजो पहना हुआ था। वो कार से उतरी और पुलिस स्टेशन के अंदर देखने लगी। उन्होंने अपने फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। दुआ सलाम के बाजू रखते हुए वो सीधा मुद्दे की बात करते हुए भारी आवाज में बोली, कहाँ हो तुम? वो आगे बोल रही थी कि सामने एक कार आकर रुकी और एक आदमी काला ब्लेजर पहने उतरा। उसके हाथ में फोन था। उसने उस महिला को देखकर हाथ हिलाया और फोन को कट कर दिया और महिला की साइड आकर खड़ा हो गया। पेपर्स रेडी हुए कि नहीं? वो महिला उससे पूछने लगी। जी मैम, कहते हुए वो अपने हाथों का फोल्डर उसे दिखाने लगा। ठीक है चलो, कहते हुए वो महिला उसके साथ पुलिस स्टेशन में एंटर हुई। वहां अंदर घुसते ही वो आदमी बोला, आपने कल 2 लड़के को पकड़ा था, उनके बेल पेपर्स लेकर आया हूँ। उस महिला की नजर आकाश पर पड़ी। वो तुरंत उसके पास गई और बोली, कैसे हो आकाश बेटा? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी बाहर निकलवाती हूँ। ये थी आकाश की मॉम, रोहिणी सांघवी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की मालकिन। मॉम, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तुम सारी रात घर नहीं आए तो तुम्हारे डैड बहुत परेशान हुए। डैड का नाम सुनते ही आकाश के चेहरे के भाव बदलने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब उन्हें तंग करने के लिए करता है। फिक्र का नाटक करते हुए वो सिर्फ फिक्र का नाटक करते हैं, उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। आकाश बोल पड़ा, चुप रहो, एक तो शराब पीकर पब में गुंडागर्दी करते हो, ऊपर से अपने डैड के बारे में कुछ भी बकते हो। रोहिणी जी गुस्से से बोल पड़ी। अगर बर्दाश्त नहीं होता तो इतना पीते ही क्यों हो? आकाश से कहते हुए उन्होंने सुमित की तरफ देखा। और सुमित, तुमने इसे समझाते क्यों नहीं हो? सुमित ने बस सॉरी आंटी कहा और मुंह नीचे कर खड़ा हो गया। पर आकाश के बदन पर सांप लौट रहे थे। अपनी माँ के मुंह से उस इंसान की तारीफ सुनकर उसका खून खौलने लगा। तुम्हारे डैड तुम्हारे दोस्त को पूरी रात फोन करते रहे। सुबह जाकर पता चला कि तुमने पब में ये सब किया है। हर रोज दोस्त बदलते हो और हमें जानकारी देना उचित नहीं समझते। रोहिणी जी गुस्से में उस पर बरस रही थी और आकाश का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने अब ठान लिया था कि ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगा और अपने डैड को नीचा दिखाएगा। हवलदार ने रोहिणी जी और वकील को बैठने के लिए कहा। वकील ने हवलदार से पता किया। उस वक्त कोई भी इंस्पेक्टर ड्यूटी पर तैनात नहीं था। उन्होंने हवलदार से कहा, इंस्पेक्टर को फोन लगाओ और इंतजार करने लगे। कुछ देर में इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन में एंटर हुए। वो रोहिणी जी को थाने में देखकर घबरा गया। अरे मैम, आप? हाँ, वो मेरा बेटा है, कहते हुए रोहिणी जी ने आकाश की तरफ इशारा किया। ओह, तो आप हमें फोन कर दी थी ना मैम, आपको आने की क्या जरूरत थी? कहते हुए इंस्पेक्टर ने हवलदार को इशारा किया और हवलदार ने लॉकअप खोलकर आकाश और सुमित को बाहर निकाल लाया। दोनों बाहर निकलकर हाथ बांधकर लॉयर के पीछे खड़े हो गए। मैम, हमें पता नहीं था कि ये आपके बेटे हैं। इंस्पेक्टर साइन करने के रजिस्टर उनके सामने करते हुए बोलता है। अब पता चल गया ना, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। रोहिणी जी ने 2 टूक में जवाब दिया। मैम, बाकी सब तो ठीक है, वो तो शुक्र है भगवान की लड़के को ज्यादा नहीं लगी, वरना ये फंस सकते थे। इंस्पेक्टर आकाश की तरफ इशारा करते हुए बोले। रोहिणी जी ने अपने पर्स से पैसों की 4 गड्डियां निकाली और एक इंस्पेक्टर और बाकी 2 हवलदार को लेडी इंस्पेक्टर की तरफ उछाल दी। सबने खुशी से सुबह सुबह आई लक्ष्मी का स्वागत किया और पैसों की गड्डी अपने सर आंखों पर लगाकर अपने पैंट की जेब में घुसा लिया। और इंस्पेक्टर कहने लगा,
आप परेशान ना होइए, इनको घर ले जाइए, कुछ हुआ तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। पैसों की खुशबू इंस्पेक्टर के मुंह लग चुकी थी। हवलदार ने आकाश और सुमित को उनका पर्स, फोन और घड़ी लौटाई। आकाश और सुमित जब अपना पर्स देखा, सारा नगद गायब था। सुमित ने पर्स को उल्टा करके नीचे से देखा, पर उसमें कुछ होता तो बाहर आता। आकाश ने हवलदार दामोदर की तरफ देखा तो वो बड़ा सा मुंह लिए हंस रहा था। आकाश ने अपना सिर हिलाया और अपना फोन और पर्स पॉकेट में डालकर घड़ी पहनी। रोहिणी जी जो खड़ी हूँ उनके साथ ही उनके वकील भी, और वो आकाश और सुमित को लेकर बाहर आ गई। बाहर आकर रोहिणी जी ने वकील को थैंक यू कहा और आकाश और सुमित को गाड़ी में बैठने को कहा। वकील से कुछ देर बात करने के बाद वो वहां से चली गई। सुमित जैसे ही गाड़ी में बैठने को हुआ, दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई। क्या करे, कल रात को पड़े ही डंडे इतने जोर के थे कि इतनी जल्दी जाने वाला कहाँ था। उसके पैर और पिछवाड़ा सब दर्द हो रहा था। आकाश को उसे देखकर मजा आ रहा था और वो हंसने लगा। चुप कर साले, तेरी वजह से ही पड़ी है मुझे। अब ना जाने कितने दिन वेस्टर्न कमोड से दूर रहना पड़ेगा मुझे। हाय हाय लगेगी मेरी तुझे, सुमित ने मुंह बनाते हुए बोला और अपने आप को गाड़ी की आगे वाली सीट पर ड्राइवर के साइड में धीरे से एडजस्ट किया। पीछे आकाश था। रोहिणी जी वकील से सब कुछ डिस्कस करके उन्हें बाय करके आकाश के पास आकर बैठ गई और ड्राइवर से गाड़ी घर की तरफ लेने को कहा। आकाश की निगाहें बाहर थी। वो सरपट दौड़ती सड़कों को देख रहा था। सुबह की इतनी खूबसूरत तो उसने कभी देखी ही नहीं थी। देर रात तक जाग कर सुबह लेट तक सोने वाला आकाश आज बाहर का नजारा देख रहा था। रोहिणी जी ने आकाश की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए बोल पड़ी। आकाश, वो जो लड़का जिसे तुमने बॉटल से चोट पहुंचाई थी वो हॉस्पिटल में है। अगर उसे कुछ हो गया तो? रोहिणी जी चिंता से बोली। कुछ नहीं होगा, और कुछ हुआ तो मिस्टर सांघवी के पास बहुत पैसा है, आकाश बेफिक्री से बोला। आकाश का यही तरीका है, रोहिणी जी ने गुस्से में उसे देखते हुए बोला। ड्राइवर प्लीज गाड़ी रोको, आकाश गुस्से में बोला। सुमित की कनपट्टी पर पसीना आने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को बिठाया था इस गाड़ी में। अब कहीं ये आकाश उसे बाहर निकलने को ना कह दे। और वैसा ही हुआ। आकाश बोल पड़ा, चल सुमित, हम ऑटो से घर चलेंगे। सुमित ने उससे धीरे से कहा, भाई पैसे नहीं है हमारे पास। रोहिणी जी ने उसे प्यार से समझाया। आकाश, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। इस गुस्से की वजह से तुमने अपना ही नुकसान कर बैठोगे। अभी मेरे साथ घर चलो, फ्रेश हो लो, फिर बात करते हैं। सुमित की सांस में सांस आई। वो बोल पड़ा, आंटी मेरे भी घर रास्ते में है, आप मुझे वहाँ ड्रॉप कर देंगी प्लीज? हाँ क्यों नहीं, कहते हुए उन्होंने ड्राइवर को सुमित के घर की तरफ से होकर जाने की बात कही। कुछ देर में सुमित का घर आ गया। वो अपने आप को संभालते हुए बाहर निकला और थैंक यू आंटी कहते हुए अपनी बिल्डिंग के अंदर चला गया। कुछ देर में रोहिणी जी भी आकाश को लेकर घर पहुंची। मिस्टर शैलेश उनका वेट कर रहे थे। वो रोहिणी को देखते ही पूछ बैठे, रोहिणी मैंने कितने फोन किए तुम्हें, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? जी मैं वो पुलिस स्टेशन में बिजी थी, रोहिणी जी ने जवाब दिया। कहते हुए जब उन्होंने आकाश की तरफ देखा तो आकाश अपनी लाल आंखों से ऊपर अपने रूम की तरफ देखने लगा। जैसे ही मिस्टर सांघवी उससे कुछ कहते तो झट से अपने रूम की तरफ चला गया। ये सुनता क्यों नहीं है? मिस्टर सांघवी रोहिणी की तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगे। उसको फ्रेश हो जाने दो, फिर बात करते हैं। आप आइए ना, अपनी ग्रीन टी पी लीजिए, कहते हुए रोहिणी जी उनको हॉल की तरफ ले आई। अब क्या आकाश बस मिस्टर सांघवी के बीच सब कुछ ठीक हो पाएगा? क्या रोहिणी जी इन दोनों का रिश्ता ठीक पर कर पाएंगी? आइए जानने के लिए सुनते हैं ये स्टोरी मेरे यानी सुगंधा के साथ।